कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश के उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। रणक्षेत्र 2022 ऐतिहासिक भूमि, शूरवीरों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, देश की अखंड प्रचंड बहुमत की भूमि एक बार फिर मतदान के लिए तैयार है। वो तैयार है मुद्दों पर, वो तैयार है जमीनी हकीकत पर। उत्तर प्रदेश की जनता का मनभेद पाना इतना आसान भी नहीं है। देश की सियासी गलियारों में इस आगामी चुनाव की चर्चा तेज होना भी लाजमी है, क्योंकि इस चुनाव के ठीक 2 साल बाद होता है देश के सबसे बड़े तख्त के हकदार का फैसला। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश के उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। नमस्कार, मैं हूं अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास शो सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। हर ओर या तो सत्ता पक्ष के कामों का आकलन हो रहा है या फिर विपक्षी दलों के तीखे वारों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को सौगात पर सौगात देने में जुटे हैं, तो वहीं अखिलेश लोगों तक पहुंचकर अपनी विश्वास रथ यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्ता पक्ष की बात करें तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ पहुंचकर वहां की आवाम को एक बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के सरधना में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस खेल विश्वविद्यालय का नाम हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री ने मेरठ शहर की तारीफ करते हुए इस शहर को क्रांतिकारियों की तपोभूमि का नाम दिया। क्रांतिकारियों की भूमि में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया गया खेल विश्वविद्यालय। जादूगर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा विश्वविद्यालय। दिन रविवार यानी 7/2022 का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद थे। उन्होंने यहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचन करके की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए मेरठ को क्रांतिकारियों की भूमि बताया। साथ ही प्रधानमंत्री का आभार भी प्रकट किया। प्रदेश के सभी युवा प्रतिभावान खिलाड़ीगण, उपस्थित भाइयों बहनों,
मैं आप सबकी ओर से आज जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयोजित कर रहा है, आजादी के इस अमृत महोत्सव पर देश के प्रथम स्वतंत्र समर में क्रांति का बिगुल फूंकने वाली क्रांति धरा मेरठ में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए देश के खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए भी धन्यवाद किया। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। अब जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में था। पीएम मोदी ने आते ही पहले तो हमेशा की तरह भारत माता के जयकारे लगाए और फिर मेरठ की तपोभूमि को ऐतिहासिक बताते हुए अपना सादर प्रणाम कहा। भारत माता की, भारत माता की। साल की शुरुआत में मेरठ आना अपने आप में मेरे लिए बहुत अहम है। भारत के इतिहास में मेरठ का स्थान सिर्फ एक शहर का नहीं है, बल्कि मेरठ हमारी संस्कृति, हमारे सामर्थ्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। रामायण और महाभारत काल से लेकर जैन तीर्थंकरों और पंच प्यारों में से एक भाई धर्मसिंह तक मेरठ ने देश की आस्था को ऊर्जावान किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक इस क्षेत्र ने दुनिया को दिखाया है कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। 1857 में बाबा ओगडनाथ मंदिर और वहीं से आजादी की जो ललकार उठी, दिल्ली कूच का आह्वान हुआ, उसने गुलामी की अंधेरी सुरंग में देश को नई रोशनी दिखा दी। खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के बाद खेल से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने पूर्व सरकारों को भी बड़ा खिलाड़ी बताते हुए कहा कि वो भी एक खेल खेलते थे, अपराधियों का खेल। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे।
हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। पीएम मोदी के वक्तव्य के दौरान उन्होंने जनता का कितना साथ मिला ये उस पल सामने आया जब बोलते बोलते प्रधानमंत्री चुप हो गए और हर ओर सिर्फ मोदी मोदी सुनाई देने लगा। अब योगी जी की सरकार मेरठ से गरजे प्रधानमंत्री को तो जनता का प्यार भी मिला और सपोर्ट भी, लेकिन देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में यही सपोर्ट वोट में तब्दील हो पाएगा या नहीं। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का प्यार भी मिला और सपोर्ट भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के विरोधी कुछ कम हो गए। विपक्ष के साथ साथ अन्य लोग भी आए दिन पीएम मोदी पर वार करने से नहीं चूकते हैं। अब इसमें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को ही ले लीजिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी से मिले तो वे घमंड में थे। बयान विवादित और बड़ा भी है। हालांकि कृषि कानून पर सत्यपाल मलिक शुरू से ही अपना विरोध जताते रहे हैं। अब जब कानून वापस ले लिया गया है तब इस तरह का बयान देना ये आने वाले चुनाव के लिए कुछ बड़ा संकेत कर रहा है। केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों को लेकर उसकी आलोचना करते रहे मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मलिक ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि जब वो इन कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तो तब वो घमंड में थे। दरअसल सत्यपाल मलिक रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। मलिक ने कहा, मैं किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी से मिला था। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मरे हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए ही तो मरे हैं क्योंकि आप राजा हैं। महज 5 मिनट की मुलाकात में ही मेरा उनसे झगड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप अमित शाह से मिल लें। फिर मैं अमित शाह से मिला। पहले भी रहे हैं विरोधी सुर। सत्यपाल मलिक के इस बयान में सच्चाई है ये तो वही जाने, लेकिन ये सच जरूर है कि कानून पर विरोध जताने की बात रही हो, वे हमेशा विरोध जताते रहे हैं और पीएम मोदी के खिलाफ इनके सुर हमेशा से विरोधी ही रहे हैं। मदद करने की तो किसी तरह किसानों का मामला रिजॉल्व है, लेकिन इसके लिए दोनों साइड को बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। बस इतना ही मेरी बात हुई, मैंने उनको बताया कि ऐसे है, तो उनकी मेरी 100% भी सहमति नहीं है, लेकिन मैंने कुछ उनके दोस्तों को लगाया कि देखो सिर्फ अगर एमएसपी पे ये लोग एग्री करते हैं तो आंदोलन खत्म। एमएसपी को लीगलाइज करते हैं। हाल ही के कार्यक्रम में ही नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना हो या सरकार के झगड़े की बात रही हो, सत्यपाल मलिक ने हमेशा खुलकर बोलते हुए अपने और सरकार के बीच के झगड़े को मीडिया वालों से साझा किया है। अगर सरकार एमएसपी को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे तो ये हल हो जाएगा। किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई?
एमएसपी के बिना तो किसानों की हालत भी नहीं, एमएसपी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। एमएसपी आज का नहीं है। एमएसपी जिस कांग्रेस की सभा में चरण सिंह जी ने जवाहरलाल का विरोध किया था, उस जमाने से एमएसपी की बात पास हुई है। तो किसानों की हालत सुधरने का एक ही है कि उनकी एमएसपी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होना चाहिए उनको। वो नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेंगे। आपसे कभी कोई बीच में मीडिएटर बनने के लिए या कभी सरकार ने कभी कोई चीज किया? सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार वालों से मैं झगड़ा कर चुका हूँ, कह चुका हूँ आप गलत रास्ते पे हो, आप इसको सॉर्ट आउट करो। और ख़ास तौर से सिखों के बारे में ये लोग जानते नहीं हैं। वो तो जब उन पे राज भी नहीं था, निहत्थे गुरुओं ने पूरी मुगल सम्राट से लड़ाई लड़ी, तो उनको तंग नहीं करना चाहिए। सरकार को देते रहे चेतावनी। सत्यपाल मलिक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमों को रद्द करने के साथ सरकार को एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने का काम ईमानदारी से करना चाहिए। सरकार अगर ये सोच रही है कि आंदोलन खत्म हो चुका है तो ये गलत है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों से ज्यादती हुई तो आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। आगामी चुनाव पर पड़ेगा असर। गवर्नर सत्यपाल मलिक के विरोधी सुर और पीएम मोदी के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट स्टैंड से आगामी चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये तो वोटों की गिनती और हवा का रुख बताएगा। लेकिन यह तय हो चुका है कि बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी के लिए किसानों का मुद्दा अभी भी गले की हड्डी बना हुआ है, जिसे विपक्षी दल और विपक्षी जरा सा भी भुनाने में देरी नहीं करेंगे। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। और इसी के साथ यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कि कैसे विरोधी दल के नेताओं ने थामा अखिलेश का हाथ। तो जब से इलेक्शन कमीशन ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे, तब से हर दल के नेता अपनी कमर कस चुके हैं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या सपा, क्या बसपा, हर और बस सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। साथ ही दलों का फेरबदल भी बदस्तूर जारी है। अब इस फेरबदल में बसपा के 2 दिग्गज नेता भी शामिल हो गए, जिन्होंने बसपा को झटका देते हुए अखिलेश का हाथ थामकर उनकी मजबूती पेश कर दी है। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। चुनाव से पहले पाला बदलने का दौर जारी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अंबेडकर नगर से पूर्व सांसद राकेश पांडे अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। राकेश पांडे के साथ बीजेपी विधायक माधवी वर्मा, पूर्व एमएलसी कांति सिंह, पूर्व विधायक प्रतापगढ़ ब्रजेश मिश्रा और पूर्व प्रत्याशी बसपा गजराज भी सपा में शामिल हुए। बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है राकेश पांडे। राकेश पांडे पूर्वी यूपी और अवध क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक हैं। पूर्व सांसद राकेश पांडे वर्तमान बीएसपी सांसद रितेश पांडे के पिता हैं। राकेश के बेटे रितेश पांडे अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद हैं। रितेश पांडे लोकसभा में बीएसपी के नेता सदन भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राकेश पांडे को समाजवादी पार्टी जलालपुर से अपना प्रत्याशी बनाएगी। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में विकास बीजेपी ने नहीं सपा ने किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा, हमारे किसानों की आय बीजेपी के लोग दोगुनी नहीं कर पाए थे, जो वादा किया, लेकिन अब एक भी भाषण में भाजपा के लोग ये बात नहीं कह रहे हैं। जिन कानूनों से किसान की खेती बर्बाद हो जाती, उनके हाथ से उनकी जमीन निकल जाती, मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए भाजपा ने कानून वापस लिए। योगी सरकार ने कोल जनरेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नेताजी के समय में एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुआ था। कोल जनरेशन के प्लांट लगे थे।
इस सरकार की नाकामी की वजह से कॉल जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाया। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये नहीं जानते होंगे कि कितनी किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में बिछी होगी। मैं जानता हूं, जिस दिन गाजीपुर से हमारा रथ चलकर लखनऊ पहुंचा था, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और अगले दिन ही उन्होंने किसानों के खिलाफ तीनों काले कानूनों को वापस लेने का काम किया। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छलचंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो सियासी हलचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और इसी समय इसी पल साथ में होगी सियासी हलचल। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश की उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।